हेलो फ्रेंड्स, तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये IBPS RRB स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। और सिर्फ सोल्यूशन नहीं, हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर अलग अलग कर दिया है चीज़ें। पार्ट मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर कर दिया है, क्योंकि एक चैप्टर का क्वेश्चन आया तो लगातार 4-5 क्वेश्चन उसी चैप्टर के होते हैं एग्जाम में। तो मैंने क्या किया कि एक चैप्टर का क्वेश्चन एक पार्ट में, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन दूसरे पार्ट में, या तो एक पार्ट में 2 चैप्टर करा दिए, मतलब बीच में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा हो तो आप ये वाला पार्ट में जो नए टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो नया टॉपिक आप सीख पाओ, ना कि सिर्फ उस क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो एक बार मैं कहता हूँ कि कम से कम स्टार्टिंग का ही आप 2 मिनट 5 मिनट आप देख ले अगर पार्ट 1 का, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अभी अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बता दूं कि आज हम करने जा रहे हैं 7th क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम का 7th क्वेश्चन। और कौन से वाले पोर्शन का, कौन से वाले चैप्टर का, सब्जेक्ट का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जो पोर्शन होता है। अभी हम रीजनिंग हमने नहीं स्टार्ट किया है, अभी हम क्वांट पे आ गए थे सीधे। ठीक है, अभी हमने क्वांट से स्टार्ट किया। 40 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हम 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जाम में आया हुआ था लास्ट ईयर। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके जो सोल्यूशन है हम पूरा बेसिक समझते हैं, उसके बाद पूरे उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन समझते हैं। तो आज जो 7वां क्वेश्चन है वो DI का है। और 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 7 से 12 टोटल 5 क्वेश्चन है जो कि DI के आएंगे। तो आज हम करेंगे DI। देखिए DI का क्वेश्चन है, आपके सामने एक DI दिख रही होगी, पे एक पाई चार्ट दिख रहा होगा। उस पाई चार्ट में कुछ चीजें दी हुई हैं, वो क्या है देखिए, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है रेड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, दिए हुए पाई चार्ट को आप अच्छे से पढ़िए और दिए हुए इसके बाद क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। लिखा हुआ है द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन 6 डिफरेंट शिफ्ट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन। ठीक है, इन पाई चार्ट में, इस पूरे पाई चार्ट में आपके टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। देखिए, एक कोई एग्जाम था, मैं एक बार हिंदी से भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये क्या, पाई चार्ट एक परीक्षा में 6 अलग अलग शिफ्ट में उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाता है। समझिए क्या था, कहानी ऐसी है कि एक एग्जाम हुआ, जैसे आपका बैंकिंग का एग्जाम होता है, एक एग्जाम था किसी एक दिन। ठीक है, किसी भी एक कोई पर्टिकुलर डेट थी, उस दिन कोई एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम के टोटल 6 शिफ्ट हुए। कितने शिफ्ट में वो एग्जाम हुआ? 6 शिफ्ट में टोटल वो एग्जाम हुआ। अब अलग अलग शिफ्ट में जो टोटल पेपर देने वाले जो बच्चे थे, पेपर देने वाले जो एस्पिरेंट थे, उनका परसेंटेज अलग अलग था, मतलब उनकी संख्या अलग अलग थी। टोटल कितने थे वो हमें दिया हुआ है, मतलब टोटल शिफ्ट कितने थी हमारे पास? 6 शिफ्ट थी। उन 6 शिफ्ट में जो टोटल बच्चे आए हुए थे, टोटल एस्पिरेंट जो पूरे एग्जाम दे रहे थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो उम्मीदवारों की कुल संख्या वो कितनी है? 5500। कितनी है? तो टोटल को मैं T लिख रहा हूँ, वो कितना दिया हुआ है? 5500। ठीक, अब जरूरी तो नहीं कि सारे पार्ट में बराबर बराबर बच्चे ही एग्जाम देंगे, हो सकता है किसी में कम किसी में ज़्यादा हो। तो इन सारे 6 के 6 शिफ्ट का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो एक पाई चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। तो अब ये पाई चार्ट आपको कभी बनाना नहीं है, आपको सीधे स्क्रीन में देखना है कि हाँ 6 शिफ्ट हैं और 6 शिफ्ट का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप सीधे इसको कैसे नोट करोगे? देखो, अलग अलग शेड्स के माध्यम से दिखाया हुआ कि हाँ ये शेड वाला जो एरिया है वो शिफ्ट 1 है, इस शेड वाला जो एरिया है वो शिफ्ट 2 है। तो मुझे शेड से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है शिफ्ट से। कितनी शिफ्ट थी? 6 शिफ्ट थी। कितनी शिफ्ट थी? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट में जो परसेंटेज दिया हुआ है उम्मीदवारों का कि 15%। कितने? 15%। अब देखिएगा ये 15% क्या है? ये 15% ये कह रहा है कि 5500 के 15% जो एस्पिरेंट थे, जो उम्मीदवार थे, वो शिफ्ट 1 में बैठे थे। 5500 के 15% जो उम्मीदवार थे वो शिफ्ट 1 में बैठे थे। शिफ्ट 2 में कितने बैठे थे? 30%। शिफ्ट 3 में कितने बैठे थे? 10%। शिफ्ट 4 में कितने बच्चे बैठे थे? 8%। और शिफ्ट 5 में कितने बच्चे बैठे थे? 25।
और शिफ्ट 6 में 12%। देखिए अब तो थोड़ा सीख लेते हैं परसेंट, हालांकि मैंने परसेंटेज पे भी वीडियो बनाई है और एकदम बेसिक से ऐसी मज़ेदार वीडियो है कि आप देखोगे तो आपको कभी परसेंटेज पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एक बार आप वीडियो ज़रूर देख के आइए, लेकिन फिर भी मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ परसेंटेज का। कुछ तो आपको पता होगा, जैसे कि आपको ये पता होगा कि टोटल जो क्वान्टिटी होती है वो 100%, किसी भी चीज़ की जो टोटल क्वान्टिटी होती है उसको हम 100% कहते हैं, ठीक है। तो जब मैंने कहा कि ये टोटल है 5500 और ये इस अलग अलग शिफ्ट का परसेंटेज है, तो जाहिर सी बात है कि इन सारों का जो सम होगा वो 100% हो रहा होगा। ध्यान रखिएगा 5500 नहीं, 5500 रियल वैल्यू है, ये परसेंटेज है। तो देखिए 15 30 45 45 10 55 55 और देखिए 12 8 20, तो 55 और कितना 20 75 और 75 और 25 100, ठीक है। 100% है ये पूरा मिला के, और 100% क्या है आपका 5500। इस 5500 की क्या वैल्यू है 100%। 5500 की क्या वैल्यू है 100%। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, शिफ्ट 6 में उम्मीदवारों की संख्या शिफ्ट 4 से उम्मीदवारों की संख्या में से कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट 6, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर, देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं डाटा लिखते जाऊंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट 6, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट 6 इज व्हाट परसेंटेज मोर या लेस, जो भी है कम या ज्यादा है किससे, देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट 4, शिफ्ट 4 से, शिफ्ट 4 में कितने थे 8%। तो देखिए पूछ रहा है कि नंबर 6 में जितने भी कैंडिडेट हैं वो नंबर 4 से कितने ज़्यादा या कितने कम हैं। तो सबसे पहले तो देख के ही पता चल रहा हो कि नंबर 6 में जो टोटल उम्मीदवार हैं वो नंबर 4 के उम्मीदवारों से कितने हैं कम हैं, कितने परसेंट कम है 4% कम है, कितने परसेंट कम है 4% कम है, लिख दिया मैंने 4% कम है। अब देखिए 4% कम तो हैं, लेकिन किससे कम है 4%, किससे कम है, किससे कंपैरिजन कर रहा था 8 से, तो नीचे हम 8 लिखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जो टोटल क्वांटिटी हम लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, ठीक है, या फिर किससे कम या किससे ज़्यादा जो भी कह रहा हो उसकी वैल्यू हम नीचे लगते हैं। तो किससे कम या ज़्यादा निकालने के लिए कह रहा है इस 4 वाले से, तो 4 वाले का परसेंटेज हमने नीचे लिख दिया। और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, तो मैंने कहा था जितना भी कम या ज़्यादा हो वो हम ऊपर लिखते हैं, जितना भी कम या ज़्यादा हो वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल जो होता है जिससे हमें कम या ज़्यादा निकालना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। और क्या करते हैं हम, आंसर अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये देखिए ये हमने कैंसिल किया और ये आ गया कितना 50%। तो आंसर हमारा क्या होगा 50%, ठीक है। परसेंटेज की मैंने टोटल 2 या 3 पार्ट में मैंने पूरा समझाया हुआ परसेंटेज, और मैं उसी तरह से कराता हूँ। परसेंटेज को जो भी सोल्यूशन है वो इसी तरह से हम करते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक्स, आप सोचोगे कि बेसिक्स बताइए, तो देखिए बेसिक्स भी बता सकता हूँ, लेकिन वो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है, वो समझना ही नहीं आपको। अगर आपको ये लगता है कि नहीं वो बेसिक है जो आपने स्कूल में पढ़ा था, या आपको लगता है वो जो लंबी सी मेथड है आपको लगता है कि अगर वो बेसिक है, तो नहीं, ये गलत है, वो बेसिक नहीं है, बेसिक वो नहीं है, वो क्या है लंबी मेथड है। वो अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें दिमाग कम लगाना होता है, पेन ज़्यादा चलाना होता है। और मैंने पहले ही कहा है कि हमें बैंकिंग के एग्जाम में पेन कम चलाना है, दिमाग ज़्यादा चलाना है। तो ठीक है, हमने क्या किया था, सीधा सा बात था ना कि देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि 6 वाले 4 से कितने कम या ज़्यादा हैं, तो 6 वाले 4 से कितने % कम थे, मतलब 4 कम थे। टोटल किससे कंपैरिजन करना था, 4 वाले से करना था, तो हमने नीचे टोटल उसका वो लिख दिया कि जिससे कंपेयर हो रहा था, 4/8 इंटू में मल्टीप्लाई, कितना आ गया 50। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ फिर हिंदी में पढ़ रहा हूँ। देखिए डाटा तो हमने नोट कर लिया था इस फॉर्म में, उसके बाद हमारी कहानी खत्म। ये चीज़ आपको देखिए रफ में भी नोट करनी पड़ेगी एग्जाम में भी, या फिर नहीं भी नोट करते हो, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, और वही करना ही चाहिए, वही प्रेफरेबल होता है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ 215 कैंडिडेट इन शिफ्ट 2 वेयर एब्सेंट देन फाइंड द नंबर कैंडिडेट प्रेजेंट इन द सेम शिफ्ट। कह रहा है कि अगर शिफ्ट 2 में, क्या कह रहा है कि यदि शिफ्ट 2 में 215 उम्मीदवार अनुपस्थित थे, ठीक है, तो इसी शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि टोटल कैंडिडेट जितने भी थे शिफ्ट 2 में, मतलब 30% थे। कह रहा है कि इस 30% में, किसके 30% में, 5500 के 30% में से अगर 215 लोग एग्जाम में नहीं आए थे, तो बताइए कितने
बच्चे एग्जाम में आए थे। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, दो चीज़ चाहिए होगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने थे, उम्मीदवार कितने थे और कितने अनुपस्थित थे। तो कितने अनुपस्थित मतलब कितने एब्सेंट थे वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल कितने थे वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको सीधे आंसर निकाल लेना है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या बात किसकी हो रही है, शिफ्ट 2 की बात हो रही है। तो देखो किसका 5500 का आप क्या करोगे, क्या निकालोगे, 30% निकालोगे 5500 का। 5500 का 30% निकाल लेंगे। अब देखिए 3 × 5 = 15 की 5 हासिल हो गई, 3 × 5 = 15, 1 16, 1650। 1650 टोटल थे, 1650 क्या थे, टोटल थे। किसमें किसमें, इन शिफ्ट, किसमें थे, इन शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में टोटल 1650 थे कि हाँ इतने बच्चे एग्जाम देने आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 215 बच्चे क्या हुए, अब्सेंट हो गए, 215 अब्सेंट हो गए। तो जितने बचेंगे उतने आएंगे। तो आप इसमें इसका क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1435। कितना आ जाएगा, 1435। तो इतने बच्चे ये क्या थे, अब्सेंट थे, और ये क्या थे, प्रेजेंट थे। और आपको यही पूछ रहा है कि बताइए कितने टोटल कैंडिडेट प्रेजेंट थे। तो 1435 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभी एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, रियल वैल्यू में चेंज किया फिर आंसर निकाला। मैंने उस मेथड से नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे डाटा गिवन है परसेंटेज में, आंसर पूछ रहा है रियल वैल्यू, तो यहाँ पे हमको परसेंटेज से रियल वैल्यू में चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी एग्जाम में अगर डाटा दिया है परसेंटेज में और आपको आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा हो, तो रियल वैल्यू में चेंज करने की कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे टाइम वेस्ट है। क्योंकि एक बार आप रियल वैल्यू में चेंज करोगे फिर आपको क्या होगा, परसेंटेज में चेंज करना होगा, वहाँ पे कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे कह रहा है तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा ये, हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट इन शिफ्ट 3 is 6:5, then find the number of female candidate in shift 3। यहाँ पे आंसर जो पूछ रहा है वो रियल वैल्यू में पूछ रहा है। आप ऑप्शन देख लो या तो ऐसे पूछ लो कि टोटल नंबर पूछ रहा है, क्या टोटल नंबर पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, पता करो कि टोटल फीमेल कैंडिडेट कितने थे। और कंडीशन क्या दी हुई है कि शिफ्ट 3 में पुरुषों उम्मीदवारों के लिए महिला का अनुपात, मतलब पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो कितना है, 6 और 5 का अनुपात है। तो शिफ्ट 3 में महिला उम्मीदवारों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें टोटल पता होना चाहिए, टोटल पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कितने उसमें पुरुष हैं कितनी महिला हैं, क्योंकि रेशियो तो आपको दिया हुआ है। टोटल कैसे निकालेंगे, शिफ्ट 3 में कितने थे, 10%। अब देखिए 5500 का अगर आपको 10% निकालना है तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे देखो, तो आप चलो निकाल लो। देखो 5500 का 10%, अब आप ये बताओ ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 55 में आपको सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई करना था। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट करनी चाहिए कि 55 में आप सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर दो। या फिर दूसरी चीज़, कभी भी देखिए क्या था यहाँ पे कि 5500 में एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, देखिए 5500 का 10% या 10% ऑफ 5500 ऐसे कभी लिखा हुआ आ जाए तो देखिए इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डबल जीरो। आखिर ये परसेंटेज हटाते हो आप तभी तो नीचे पे डबल जीरो आता है, और आप ये ऑफ हटा देते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है। आप ये परसेंटेज हटा देते हो तो क्या करते हो, नीचे 100 कर देते हो और इसका को हटा के मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। एक तरह से वो वर्ड फॉर्म में लिखा था, ये न्यूमेरल फॉर्म में लिख दिया, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दो जीरो कैंसिल होते हैं, मतलब परसेंटेज वाला जो जीरो में चेंज हुआ था वो तो कट गया इससे। तो आप ऐसा ना करके डायरेक्ट आप इस परसेंटेज को 2 जीरो अगर है यहाँ पे कोई टोटल वैल्यू में 2 जीरो है तो आप परसेंटेज को इस 0 से कैंसिल कर दो डायरेक्ट। तो ये होते हैं कैलकुलेशन का तरीका, ठीक है। इसको कहते हैं माइंड कैलकुलेशन। माइंड में आपने कैलकुलेट कर ले कि हाँ ये परसेंटेज 0 से कैंसिल हो जाएगा, 55 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 550। 550 क्या आया, 550 आया शिफ्ट 3 में टोटल कैंडिडेटों की संख्या। टोटल कैंडिडेट थे शिफ्ट 3 में 550। महिला और पुरुषों का जो अनुपात था वो था 6:5। मेल टू फीमेल दिया हुआ है, ये मेल टू फीमेल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालते हो, देखो आप इसको ऐसे निकालते हो कि मैंने कहा था नीचे आती है टोटल क्वांटिटी, 6, 5, 11 टोटल क्वांटिटी। क्या पूछ रहा है, पूछ किसकी रहा है, पूछ किसकी रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 5 महिला की संख्या बताना है, फीमेल की संख्या बताना है। तो फीमेल कितनी थी, 5, कितने में, 11 में, ठीक है। फीमेल कितनी थी, 5, कितने में, 11 में। नीचे होती है टोटल क्वांटिटी, ऊपर होती है जो भी पूछ रहा हो आपसे, ठीक है। तो आपसे
अब यहाँ पे देखिए 5 थी कितनी फीमेल, कितने में 11 में, लेकिन टोटल कितना था आपके पास, टोटल 550 था, क्योंकि 550 में ही तो निकालना है। देखिए जब आपको परसेंटेज में निकालना होता है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है, और टोटल किसी चीज़ की क्वांटिटी क्या होती है 100%। यहाँ पे इस केस के लिए इस केस के लिए टोटल क्वांटिटी क्या थी 550। तो देखिए क्योंकि हम काम रियल वैल्यू में कर रहे हैं, परसेंटेज पे यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन रियल वैल्यू में चल रहा है, तो वहाँ पे हम परसेंटेज की वैल्यू लिखते थे 100% टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमें परसेंटेज में निकालना होता तब भी हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम यहाँ पे रियल वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने 550 का मल्टीप्लाई किया। ये कट गया 11 × 5 = 55 सुन, तो कितना आ गया आपके सामने 250। कितना आ गया आपके सामने 250 आंसर आ गया। तो 250 कितनी थी, फीमेल थी। अब अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ लेता कि मेल कितने थे, अगर आपसे मेल फीमेल दोनों पूछता तो पहले तो आप किसी एक का निकाल लेते, जैसे आपने 250 निकाल लिया फीमेल, तो 550 में 250 माइनस कर दोगे तो मेल निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ से फीमेल ना पूछ के मेल पूछता तो आप क्या करते हैं यहाँ पे कि मेल को ऊपर रखते। किसको मेल को रखते ऊपर, मेल को। कितने में, टोटल 11 में से आप मान लेते कि 6 मेल हैं, और कितने में से निकालना है आपको 550 में से, तो यहाँ पे आप निकाल लेते 50, और यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाता 300। ठीक है, तो देखिए मेल प्लस फीमेल मिला के टोटल 550 हो रहा है। ठीक, इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कुछ माइंड कैलकुलेशन होती है, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, कैसे भी करो आपको वो बेसिक तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि बेसिक आपको क्लियर करना है तो उस तरह से बेसिक मत क्लियर करो, वो लॉन्ग मेथड पढ़ के बेसिक ऐसे क्लियर करो कि परसेंटेज का कैसे क्लियर करना है वो चीज़ मैंने परसेंटेज का आप जब पार्ट 1 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिना वो लंबी मेथड पढ़े हुए आप कैसे बेसिक क्लियर कर सकते हो। सबको लगता है कि पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ते पढ़ते उनकी आदत हो जाती है उस वाली मेथड की, क्योंकि वो वाली मेथड इतनी स्मूथ होती है कि वहाँ पे कहीं आप अटकते नहीं हो। टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसीलिए वो मेथड सबको पसंद आती है। और वो मेथड कभी अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे दिए हुए पर्टिकुलर टाइम में। बाकी करने को तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो टाइम अलॉट होता है आपको एग्जाम में, उस टाइम ड्यूरेशन में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे। ये ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए आप कभी भी उस तरह की मेथड कभी भी आप सीखो ही मत। मैं तो कहता हूँ सीखो ही मत, बेसिक सीखना है आपको ना, तो बेसिक सीखो। आप एक बार जाके देखिए, वीडियोस देखिए, आप परसेंटेज के देखिए, आप नंबर सीरीज की देखिए, वो बेसिक देखिए, कैसे क्लियर करिए आप बेसिक, जो आपको इस मेथड में पहुँचाए, ना कि आपको वो बेसिक लॉन्ग मेथड में पहुंचाए। तो इसका बेसिक क्या था जो मैंने आज बताया, उसका बेसिक आप सिर्फ पार्ट 1 देख लीजिए, परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट देख लीजिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपका जाएगा, इन्वेस्ट कर लो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, DI में ही इसी दिए हुए डाटा का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट 2, 3 and 4, 2, 3, 4, इन तीनों का एवरेज पता करना है आपको, बस हो गया। परीक्षा में शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के उम्मीदवारों की औसत संख्या ज्ञात करिए। तो हम औसत संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी 3 चीज़ का औसत हमें ज्ञात करना है तो उस तीनों चीज़ को हम प्लस करते हैं, ठीक है, और 3 से डिवाइड करते हैं, हमें मिल जाता है औसत। वहाँ यहाँ पे भी हम ठीक वैसे ही करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा आंसर। तो ऐसे कर सकते हो, मैं आसान तरीका बताता हूँ कि देखिए टोटल एवरेज पूछ रहा है आपसे, तो देखिए एवरेज में क्या है हमारे पास, 30 है, 10 है और 8 है। नीचे डिवाइड करते हैं, जितनी संख्या होती है उससे ही हम डिवाइड करते हैं। 3 चीज़ों का एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 30, 10, 40, 60, 48 और 48/3, ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 16। लेकिन 16 क्या, 16 परसेंटेज, क्योंकि ये देखिए सारी चीज़ यहाँ पे परसेंटेज में चल रही थी, सारी चीज़ यहाँ पे परसेंटेज में चल रही थी, ठीक है। अब एवरेज परसेंटेज निकल गया, अब क्या करो आप कि कुछ नहीं, बस 16% निकाल दो, किसका 5500 का। आपको इतना तो पता चल गया कि इन तीनों का जो एवरेज आ रहा है वो 16% आ रहा है, और लेकिन ये 16% है किसका है 5500 का। तो 5500 का 16% निकाल दो, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 16 में 50 का कर लो, फिर 16 में 5 का कर लो। तो 16 में 50 का करोगे तो कितना आएगा 800, 16 में 5 का करोगे तो आएगा 80, तो 800 और 80 कितना आ जाएगा
80, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं बैंकिंग के एग्जाम में। आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप पेन से नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि आपका पूरा का पूरा दिए हुए आप टाइम ड्यूरेशन में आप पेन से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सको। तो ये मेथड आपको कुछ ऐसी मेथड है, जब हम जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हम सीखते जाएंगे, इस तरह की और भी सारी मेथड हम सीखते जाएंगे। ऑलरेडी कैलकुलेशन ट्रिक्स का पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, वो भी आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे हर एक चीज़ें बताई गई हैं कि क्वांट स्टार्ट करने से पहले या रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए पहले से ही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डीआई का ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट 1, द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट 1 इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट 4। देखिए अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है कि एक वाला 4 से कितना ज़्यादा है। अब या तो पहले 15% 5500 का 15% निकालो, फिर 5500 का आप 8% निकालो और दोनों का डिफरेंस पता कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जब परसेंटेज में ही दोनों वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू जब परसेंटेज में ही है तो परसेंटेज में ही आप डिफरेंस निकाल लो। 15 में 8 का डिफरेंस कितना, 7% आ गया डिफरेंस। अब ये 7% किसका होगा, 5500 का होगा। तो 5500 का 7% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5500 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 100 का डिवाइड कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लो, आप आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, 385। कितना आ रहा है, 385 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए अभी आपसे पूछ रहा है कि इफ़ 40% कैंडिडेट इन शिफ्ट 6 वेयर फेल्ड, अगर शिफ्ट 6 के अगर 40% लड़के अगर फेल हो जाए। अब आप कहोगे ये तो 12% है लिखा हुआ है, तो 40% कैसे फेल हो जाएंगे। तो देखो भैया ये 5500 का 12% दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ये जो है ये 5500 का 12% है। शिफ्ट 6 में जो टोटल लड़के हैं वो 12% हैं, किसके, 5500 के। अब इस 5500 का 12% जो भी आ रहा होगा उसमें से बोल रहा है कि उसके 40% लड़के, ठीक है, टोटल जितने बैठ रहे हैं लड़के, उसके 40% लड़के क्या हो गए, फेल्ड हो गए हैं। तो बताना है पास वालों की संख्या। तो क्या करना है आपको, टोटल में से फेल वालों की संख्या घटा दो, पास वालों की संख्या आ जाएगी। तो पहले तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज, आपको रियल वैल्यू निकालनी है। तो रियल वैल्यू में आपको बदलने के लिए क्या करना, 12% निकालना होगा। ये किया, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे जो भी आएगा उसको आप किससे माइनस करोगे, सॉरी यहाँ पे तो टोटल आ जाएगा। अब बोल रहा है कितने, 40%, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका 40% निकालोगे, 660, और ये हमने शायद निकाला भी था, ठीक है, 660 टोटल है। अब 660 के 40% लड़के फेल हो गए, ठीक है, 660 के 40% लड़के फेल हो गए, तो बताना है पास वालों की संख्या। तो आप तो पहले ऐसा करो कि इसका 40% निकालो, जितना आए उसको 660 में माइनस करो। भाई क्या आएगा, ये फेल वालों की संख्या आएगी, और बताना आपको पास वालों की संख्या है। तो आप परसेंटेज निकाली, आप वैल्यू निकाली क्यों रहे हो फेल वालों की। आप ये बताओ, जब 40% लड़के फेल हुए हैं, इसका मतलब 60% लड़के पास हुए होंगे। जब 40% लड़के अगर फेल हुए हैं तो मतलब 60% लड़के पास हुए होंगे। तो आप डायरेक्ट पास वालों की पूछ रहा है, तो डायरेक्ट पास वालों का निकालो। तो 60% निकाल दो आप 660 का। तो देखिए ये 0 से 0, ये 0 सब कैंसिल हो जाएंगे। 66 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 में पहले 6 का मल्टीप्लाई करो 360, और 60 में ही 6 का मल्टीप्लाई करो तो कितना, 36। टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपको, 3 9 6 396 आपका आंसर आ गया। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन हो गए आज, ठीक है। 7 हमने पिछले पार्ट में देखा नंबर सीरीज के, आज हमने 7 क्वेश्चन देखे डीआई के, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीआई के हमने देखे। सेम यही, अब आप सोच रहे हो इतना इजी देख रहे हो आप, इतना इजी क्वेश्चन, यही इजी क्वेश्चन यही बताता है, यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टाइम फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आपकी स्पीड में मायने रखती है। अब आप अगर इस तरह से क्वेश्चंस को अगर आप जो एक जनरल मेथड होती है उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कभी भी, मतलब सोचो 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में सॉल्व करने हैं, और इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 80 में से 80 मार्क का जैसे अगर पेपर है तो 80 में से कई बार तो 78 तक भी कट ऑफ चली जाती है। तो आप सोचो 80 में से 78, मतलब टारगेट आपको 80 में 80 का रखना है। तो अगर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 45 मिनट में करने होंगे, और वो जनरल मेथड से कभी नहीं होंगे, पेन कैलकुलेशन से कभी नहीं होगा, माइंड कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक ही काम में आएगी, और स्पीड और प्रैक्टिस यही सब काम में आने वाला है। तो हमने किए टोटल कितने, 12 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला से ही पार्ट बाई पार्ट अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ देखिए रेशियो भी सीखने को मिला होगा, यहाँ से आपको परसेंटेज भी सीखने को मिला होगा, परसेंट और रेशियो दोनों। और परसेंटेज का बेसिक मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पहले आप परसेंटेज देखिए, परसेंटेज के बाद आप ये देखिए, क्योंकि डीआई जो होता है वो डीआई सारे अरिथमेटिक
चैप्टर्स का जो है एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। जो दिया हुआ डाटा होता है DI में वो अरिथमेटिक का ही एक तरह से पार्ट होता है। तो अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा नहीं है तो आप डायरेक्ट DI अगर पढ़ रहे हो तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि आपके बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने बेसिक से क्लियर करूँ, लेकिन आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट जाके परसेंटेज की वीडियो देख सकते हो। उसके बाद अगर आप DI देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कौन सा तरीका था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं पर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, जिसमें आपका काफ़ी सारा प्रॉफिट होने वाला है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।